नमस्कार साथियों, मैं सुषमा यादव आज आपके सामने आई हूँ मिशन प्रेरणा समृद्ध मॉड्यूल प्रेरणा ज्ञानोत्सव के इस वीडियो को लेकर। इसमें हम जानेंगे कि बेसलाइन असेसमेंट कैसे किया जाएगा, स्कोरिंग प्रपत्र को किस तरह से भरा जाएगा और उनका बच्चों का लेवल किस तरह से डिसाइड करेंगे और उस लेवल के अकॉर्डिंग किस तरह की गतिविधियाँ कराई जाएंगी। विशेष रूप से ये जो हमने आज का सेशन लिया है, इस सेशन में हम बात करेंगे भाषा का बेसलाइन बनाने के लिए। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे गणित के लिए। तो आज का जो ये वीडियो है, भाषा का असेसमेंट आप कैसे करेंगे, भाषा का बेसलाइन आप कैसे बनाएंगे और स्कोरिंग प्रपत्र को कैसे भरेंगे, इस पूरे चीज़ के बारे में मैं विस्तार से बताऊँगी। और वीडियो को एंड तक देखिएगा और प्रपत्र भरना सीखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रेरणा ज्ञानोत्सव की। प्रेरणा ज्ञानोत्सव जिसके बारे में इस समय विद्यालयों में सबसे ज़्यादा चर्चा चल रही है, तो इसका उद्देश्य सबसे पहले हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत निर्धारित प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त करने और प्रेरक प्रदेश बनाने के लिए लंबे समय से बच्चों के लिए जो स्कूल्स बंद हैं, विद्यालय हमारे बंद थे, तो उनकी दक्षताओं पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, यानी कि दक्षताएं उनकी कमी आई है या वो भूल गए हैं, उनको दूर करते हुए शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने और उनकी दक्षताओं को बढ़ाने, विकसित करने हेतु 100 दिन की विशेष कार्य योजना विकसित कर उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास है। तो प्रेरणा ज्ञानोत्सव मेन इसका मकसद जो है वो बच्चों को फिर से मेन स्ट्रीम में जोड़ने का काम करना है हमें, क्योंकि बहुत दिनों से, बहुत समय से, लंबे समय से कोविड के कारण विद्यालय बंद थे। बच्चों ने काफ़ी चीज़ें मिसिंग है उनके अंदर, तो उनको हमें फिर से उन चीज़ों को रिवाइज करना है, उन पर काम करके बच्चों की जो दक्षताएं हैं, जिनको हम कहें कि एक बैकवर्ड लेवल पे बच्चे पहुँचे हैं, तो उनको हमें थोड़ा सा मोटिवेट करना है, थोड़ा उनके साथ में उपचारात्मक शिक्षण करके फिर से मेन स्ट्रीम में जोड़ना है। तो इस दौरान में जो 100 दिन का प्रोग्राम है हमारा, इस पूरे प्रोग्राम में हमारा मेन मकसद है कि बच्चे जो इतने समय से विद्यालय नहीं आ पा रहे थे, उनको हमें फिर से कैसे मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाए। उनकी दक्षताएं जो कि इस दौरान कुछ प्रतिकूल प्रभाव उन पर पड़ा है, उनको हम फिर से कैसे मेन स्ट्रीम पर लाएं, कैसे उनकी दक्षताओं को फिर से विकसित कर सकें, इस पर हमें काम करना है। तो विशेष योजना जो है वो उपचारात्मक शिक्षण हेतु गतिविधियाँ हैं, कार्य योजना एवं आकलन करना है हमें। समय इसके लिए है, विद्यालय जब से खुलेंगे तब से 100 दिन का ये पूरा प्रोग्राम है। तो आज मैं जिस पर बात करूँगी विशेष रूप से, वो है हिंदी भाषा का उपचारात्मक शिक्षण। इसमें किस तरह से करना है और क्या क्या करना है, आकलन कैसे करना है। जैसा कि मैंने एक पिछला वीडियो हमने बनाया था, तो हमने आपको बताया था कि प्रेरणा ज्ञानोत्सव के बारे में हमने चर्चा किया था, समृद्ध मॉड्यूल क्या है, उसमें हमें कैसे करना है। तो इसमें हमने आपको 0 सप्ताह का कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया था। 0 सप्ताह यानी कि पूरा आपका, कहने के लिए सप्ताह है लेकिन आपका पूरा एक माह जाएगा, क्योंकि बच्चे अल्टरनेट डेज पे आ रहे हैं। या आप कह सकते हैं कि बच्चों का एक सप्ताह कंप्लीट करने के लिए बच्चों को पूरे मार्च माह का समय लग जाएगा। तो आपको 0 सप्ताह जो है वो पूरा मार्च माह तक चलेगा। तो इस दौरान हमें करना क्या क्या है, बच्चों को कंफर्टेबल फील कराना है, उनके साथ एक्टिविटीज़ करना है, उनको सहज महसूस हो, वो विद्यालय आने के लिए प्रेरित हों, इंटरेस्ट हो उनमें, एंजॉयफुल इन्वायरमेंट दीजिए बच्चों को। ये सारी एक्टिविटीज़ करना है। फिर बच्चों का आकलन करना है हमें, इसके बेसलाइन बनाना है आकलन करते हुए, और बेसलाइन के आधार पर ही हम बच्चों का आगे लेवल डिसाइड करते हुए उन पर उपचारात्मक शिक्षण करना शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारा जो हिंदी का भाषा का उपचारात्मक शिक्षण है उसमें क्या क्या है।
सबसे पहले उपचारात्मक शिक्षण के दौरान कक्षा 1, 2 व 3 के लिए भाषा के 3 कालांश निर्धारित किए गए हैं और कक्षा 4, 5 के लिए भाषा के 2 कालांश निर्धारित किए गए हैं। अब देखते हैं बेसलाइन यानी आरंभिक या प्रारंभिक आकलन। समृद्ध हस्त पुस्तिका का प्रयोग करते हुए रिमीडियल टीचिंग यानी उपचारात्मक शिक्षण किया जाएगा, जिससे बच्चों द्वारा प्रेरणा सूची में निर्धारित लक्ष्यों को या दक्षताओं को प्राप्त किया जा सके। आप सभी को पता है कि इस समय सबकी ट्रेनिंग चल रही है, समृद्ध मॉड्यूल को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इस पे हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था। और उसमें जितनी भी ये समृद्ध मॉड्यूल जो आपकी हस्त पुस्तिका दी गई है, इतनी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है, डे टू डे, साप्ताहिक आप कहिए, आप उसमें वीकली कहिए, पूरा प्लान दिया गया है। आपको एज इट इज़ उसको फॉलो करना है और बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये। पहला जो आपको ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि कक्षा 1 का बेस लाइन आकलन नहीं करना है, लेकिन उपचारात्मक शिक्षण पूर्ण करने के पश्चात 48 दिन या आप कहिए 8 सप्ताह के बाद एंड लाइन आकलन होगा, जिसके लिए आपको स्तर 1 का एक उसमें कार्ड दिया गया है, पठन कार्ड दिया गया है, शब्द कार्ड दिया गया है। उस शब्द कार्ड के अकॉर्डिंग आप एंड लाइन करेंगे, लेकिन बेस लाइन कक्षा 1 के लिए नहीं बनेगी, क्योंकि बच्चे अभी अभी स्कूलों में एडमिशन लिए हैं और उन्होंने पहले कभी स्कूल में पढ़ा नहीं है। अब बच्चों ने स्कूल में आकर पढ़ाई शुरू किया है, तो उसके लिए जो कुछ भी आपके पास प्रिंट रिच एनवायरनमेंट बनाया है आपने, या जो कुछ भी आपको सहज की पुस्तिकाएं दी गई हैं, आपको कहानी दिया गया है, पोस्टर्स दिए गए हैं, उन्हीं सारी चीज़ों को आपको इम्प्लीमेंट कर देना है। कक्षा 2, 3, 4 और 5 का बेसलाइन और एंडलाइन आकलन किया जाएगा। समृद्ध संदर्शिका में दिए गए शब्द कार्ड द्वारा ही आकलन किया जाएगा। अलग से आकलन प्रपत्र आपको नहीं तैयार करने हैं। जो उसमें समृद्ध मॉड्यूल आपको मिला है उसमें लास्ट में एक पेज दिया गया है जिसमें भाषा के लिए शब्द कार्ड दिए गए हैं। अब देख लेते हैं कि बेसलाइन आकलन विधि किस प्रकार से की जाएगी। सबसे पहले पठन कार्ड दिए जाएंगे जो कि समृद्ध मॉड्यूल में दिया गया है। पठन कार्ड आप बच्चों को देंगे, प्रत्येक बच्चा उसको पढ़ेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए बच्चे के स्कोरिंग प्रपत्र में नंबर देंगे। सही पढ़ने पर 1 नंबर और गलत पढ़ने पर या न पढ़ पाने पर या रुक रुक कर पढ़ने पर उसको 0 अंक दिया जाएगा। और सबसे लास्ट में आप जो भी स्कोर्स आपने दिए हैं वो सारे स्कोर्स को आप नंबर्स को आप टोटल करेंगे, यानी स्कोरिंग प्रपत्र के स्कोर्स को टोटल कर लेंगे। टोटल अंकों के आधार पर ही आप बच्चों का लेवल तय करेंगे। इसके बारे में हम अभी आगे भी चर्चा करेंगे। तो जो आपको प्रपत्र दिए गए हैं उसको आपको भरना है। कक्षा 2 और 3 के लिए आपको शब्द कार्ड का प्रयोग करना है। कक्षा 4 और 5 के लिए समृद्ध मॉड्यूल में दिए गए पाठ कार्ड का प्रयोग करना है। तो ये बात एकदम क्लियर है कि कक्षा 1 का आपको बेसलाइन नहीं बनाना है। 2, 3, 4, 5 का आपको बेसलाइन और एंडलाइन दोनों डिसाइड करना है, तय करना है, बनाना है। और कक्षा 2 और 3 के लिए शब्द कार्ड का प्रयोग करेंगे। कक्षा 4 और 5 के लिए आप पाठ कार्ड का प्रयोग करेंगे। चलिए कक्षा 2 और 3 का लेबल तय करना हम लोग देख लेते हैं किस तरह से हम इसको तय करेंगे। तो शब्द कार्ड में दिए गए शब्दों जो कि 20 शब्द दिए गए हैं उसमें से 50% यानी कि लगभग 10 प्रश्न बच्चा अगर या 10 शब्द सही पढ़ लेता है, प्रवाह के साथ पढ़ लेता है, तो उसको आप लेवल 1 में रखेंगे यानी स्तर 1 में। और यदि बच्चा 50% यानी कि 10 शब्द से अधिक शब्द प्रवाह के साथ पढ़ लेता है तो आप लेवल 2 पर उसको ले जाएंगे। तो यानी कि अगर उसने 50% पढ़ा, 20 में से 10 शब्द पढ़ा है तो उसका लेवल 1 हो गया। अगर उसने 10 से ज़्यादा शब्द सही पढ़े हैं तो उसका लेवल 2 हो गया। तो ये लेवल के आधार पर ही आपको बच्चों को 2 समूहों में बांटना है, यानी लेवल 1 का एक समूह और लेवल 2 का एक समूह। 10 शब्द या उससे कम पढ़ पाया बच्चा तो लेवल 1 में, 10 शब्द या उससे अधिक पढ़ पाया तो लेवल 2 में। अब इसकी हम गतिविधियों को किस तरह से करना है, कौन कौन सी गतिविधियां करानी है, इसको देख लेते हैं।
समूहवार गतिविधियां जब हम कराना शुरू करेंगे तो सबसे पहले समूह 1 की बात कर लेते हैं, यानी कि ऐसे बच्चे जिन्होंने शब्द कार्ड से 10 या 10 से कम शब्द पढ़े थे। तो ऐसे बच्चों के लिए आपको जो 3 कालांश मिले हैं, उन 3 कालांश में आप पहला कालांश जो होगा उस पर हम चित्र पर कार्य करेंगे, कहानी पर कार्य करेंगे, कहानी पोस्टर पर कार्य करेंगे, या कविताएं बच्चों से कराएंगे। ये हमारे समूह 1 में कालांश 1 में हम ये एक्टिविटीज़ कराएंगे बच्चों के साथ में। कालांश 2 और 3 में हम बच्चों के साथ में वर्ण और मात्रा की पहचान पर कार्य करेंगे, सहज 1 पर कार्य करेंगे, अभ्यास पुस्तिका पर कार्य किया जाएगा और पठन और मौखिक कार्य कराया जाएगा। बच्चों को पढ़ना और बोलना सिखाया जाएगा। तो ये हमारा जो समूह 1 है उसके लिए कालांश 1, 2 और 3 के लिए, कालांश 1 और 2 और 3 के लिए एक्टिविटीज़ हैं जो हम बच्चों के साथ में करके उनकी दक्षताओं को प्राप्त करने में मदद करेंगे। दूसरा हमारा जो समूह था, यानी कि ऐसे बच्चे जिन्होंने 10 शब्द से अधिक शब्द पढ़ लिए थे शब्द कार्ड से, उन बच्चों के लिए हम 3 कालांश में कार्य करेंगे। पहला कालांश जो होगा उसमें कविता, कहानी, पोस्टर पर कार्य किया जाएगा, कहानी पर कार्य करेंगे, चित्र पर कार्य किया जाएगा। और कालांश 2 और 3 में बच्चों के साथ में वैसे ही वर्ण, मात्रा पहचान, शब्द, वाक्य पर कार्य करना, अभ्यास पुस्तिका स्तर 2 पर हम कार्य करेंगे, सहज 1 और 2 शब्द पर कार्य किया जाएगा, पठन व मौखिक कार्य जैसा कि उसमें आपने समूह 1 में कराया था। तो बच्चों को पढ़ाना है, मौखिक कार्य उनसे लेना है। तो ये आपका एक्टिविटीज़ है जो बच्चों को समूह 1 और 2 में आप डिवाइड करके अलग अलग कराएंगे। तो पहला हम लोगों ने देख लिया कक्षा 2 और 3 के लिए लेबल भी डिसाइड करके हमने उनकी गतिविधियों पर भी चर्चा किया। अब हम देखते हैं कक्षा 4 और 5 के लिए लेबल यानी स्तर कैसे तय किया जाएगा। सबसे पहले उसमें आपको समृद्ध पुस्तिका में हस्त पुस्तिका से शब्द कार्ड में दिए गए शब्दों, जिसमें कि 30 शब्द दिए गए हैं, उनमें से 50% या उससे कम अर्थात 15 अंक यानी 15 अंक या उससे कम अंक पाने वाले बच्चे को हम लेवल 1 में रखेंगे। और 50% से अधिक अंक अर्थात 15 नंबर यानी जो अगर 15 उसने शब्द सही पढ़ा है बच्चों ने, तो या उससे अधिक पढ़ा है 15 से अधिक पढ़ा है अगर, तो हम उसको लेवल 2 में रखेंगे। यानी कि 15 शब्द पढ़ लिया या उससे कम पढ़ा तो हम लेवल 1 में, 15 से ज़्यादा पढ़ लिया तो लेवल 2 में रखेंगे। लेवल के आधार पर ही समूह तय होंगे। समूह 1 में 15 या उससे कम अंक प्राप्त करने वाले बच्चे होंगे, समूह 2 में 16 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को रखा जाएगा। तो ये हो गया कक्षा 4 और 5 का लेबल कैसे हम डिसाइड करेंगे या उसके बारे में। अब हम इस पे कैसे कार्य करेंगे उसको देख लेते हैं। कक्षा 4 और 5 के लिए जो समूह बनाया गया समूह 1, यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ध्यान रखना है कि ये कोई कक्षावार नहीं है, ये है दक्षतावार, या आप कहिए कि बच्चों को कितना आ रहा है उनका समूह अलग अलग डिसाइड किया गया है, न कि कक्षा का समूह बनाया गया है। तो कक्षा 4 और 5 के बच्चों के जो समूह बनाए गए हैं उसमें 2 समूहों का निर्माण किया गया है। पहले समूह के साथ में हम कालांश 1 और कालांश 2 2 कालांश में काम करेंगे। कालांश 1 में हम वर्ण, मात्रा पहचान, ब्लेंडिंग पर कार्य यानी ब्लेंडिंग पर कार्य यानी कि शब्दों को तोड़ कर लिखना और पढ़ना, उस पर कार्य करेंगे। शब्द और वाक्य पढ़ना, वर्ण या अक्षर को उच्चारित करते हुए लिखने का अभ्यास, ग्रिड से शब्द बनाकर लिखना और पढ़ना,
शब्द एवं वाक्य आधारित लेखन कार्य। ये सारी एक्टिविटीज़ को हम कालांश 1 में समूह 1 के साथ करेंगे, कक्षा 4-5 के जिन बच्चों को हमने समूह 1 में रखा है उनके साथ में। समूह 1 में ही कालांश 2 जो होगा उसमें हम बच्चों के डिकोडिंग यानी लिखे हुए को पढ़ना ये कार्य करेंगे। पाठ्य पुस्तिका पर आधारित अभ्यास एवं लेखन कार्य कराएंगे। तो जैसा कि हमारा उद्देश्य भी है, बच्चा लिख ले और लिखे हुए को पढ़ ले, यही हमारा उसकी दक्षता को हासिल करना होगा। तो ये हो गया समूह 1 के लिए। अब हम समूह 2 पर जब जाएंगे तो उससे पहले देख लेते हैं। स्तर 1 में या लेवल 1 में कक्षा 1 के बच्चे रहेंगे जिनका बेसलाइन आकलन नहीं होना है। स्तर 2 में या लेवल 2 में कक्षा 2 व 3 के बच्चे रहेंगे, इनका बेसलाइन आकलन होना है। स्तर 3 में लेवल 3 में कक्षा 4 व 5 के बच्चे रहेंगे, इनका बेसलाइन आकलन करना है। ये आपको पहले भी मैंने बता दिया था। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं समूह 2 में क्या करना है। समूह 2 में आपने 2 कालांश आपको मिलेंगे समूह 2 के लिए भी। समूह 2 में पहले कालांश में आपको वर्ण और मात्राओं पर कार्य करना है। फिर ब्लेंडिंग यानी कि शब्दों को तोड़कर उस पे आपको कार्य करना है। फिर शब्द एवं वाक्य पठन और ग्रिड से शब्द बनाकर लिखना, ये आपको पहले कालांश में कराना है। दूसरे कालांश में डिकोडिंग और पठन कार्य कराना है और इसके साथ ही साथ पाठ्य पुस्तकों पर आधारित लेखन कार्य और अभ्यास कार्य, ये गतिविधियां आपको बच्चों के साथ में समूह 2 के बच्चों के साथ में कालांश 2 में करनी है। तो ये हो गया कक्षा 4 और 5 के समूह 1 और समूह 2 के बच्चों के साथ में की जाने वाली गतिविधियां। जो सबसे बड़ी समस्या है जिनको समझने में हमें ज़्यादा दिक्कत आ रही है वो है आकलन टूल्स का प्रयोग हम किस प्रकार से करेंगे। तो चलिए आज हम उसके बारे में भी विस्तार से यहाँ पर देख लेते हैं और यकीन मानिए आप पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आकलन टूल्स का प्रयोग देखते हैं। स्तर 2 यानी लेवल 2 जो है हमारा वो किसके लिए है, कक्षा 2 और 3 के लिए। तो इसमें हमने कक्षा 2 और 3 के लिए बताया था, आपको शब्द कार्ड दिए गए हैं। इन शब्द कार्ड में शब्द लिखा है 1 नंबर से लेकर 20 नंबर तक, यानी कि टोटल 20 शब्द दिए गए हैं। शब्द इस प्रकार से हैं: घर, बस, मन, नयन, घास, पुल, सात, माला, गर्मी, पतंग, लकड़ी, अपना, जूता, खिड़की, जलेबी, गुलाल, मिठाई, चिकनी, खुरपी, कैलाश। इनमें कई शब्दों को आप देखेंगे कि कई प्रकार के शब्द हैं जिनमें मात्राओं का भी प्रयोग हुआ है, बिना मात्रा वाले शब्द भी दिए गए हैं। ये लेवल 2 में आपको कक्षा 2 और 3 के बच्चों के लिए दिया गया है। अब हम लेवल 3 में देख लेते हैं। लेवल 3 जो कि हमारा कक्षा 4 और 5 के लिए दिया गया और इसमें पाठ कार्ड दिया गया है, जैसे कि हमारा अनुच्छेद होता है। इसमें जो शब्द दिए गए हैं उनको पढ़ लेते हैं। रोहित के घर के सामने एक बगीचा था, उसमें कई पेड़ लगे थे। रोहित रोज़ बगीचे में खेलने जाता था, उसके दोस्त भी खेलने जाते थे, वे फुटबॉल खेलते थे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रोहित से लेकर फुटबॉल खेलते थे तक में टोटल 30 शब्द प्रयोग किए गए हैं और इन 30 शब्दों से को ही बच्चों को पढ़ना है और उसी के अनुसार आपको स्कोरिंग प्रपत्र में नंबर भी देना है। तो अभी मैं स्कोरिंग प्रपत्र में किस तरह से भरना है वो भी मैं बताऊंगी। तो ये हो गया लेवल 3 का यानी कक्षा 4 और 5 का पाठ कार्ड। आपको करना क्या है, स्तर 2 और स्तर 3 के लिए। स्तर 1 के लिए मैंने पहले ही बताया था, कक्षा 1 के बच्चे होंगे जिनका कि आकलन नहीं करना है आपको। स्तर 2 और 3 के लिए आकलन टूल्स में दिए गए शब्द कार्ड और पाठ कार्ड को बच्चों से पढ़ाना है। शब्द कार्ड कक्षा 2 और 3 के लिए प्रयोग करना है, जबकि पाठ कार्ड का प्रयोग 4 और 5 के बच्चों के लिए किया जाएगा। बच्चे जितने शब्द सही पढ़ेंगे उसी आधार पर स्कोरिंग प्रपत्र में अंक लिखे जाएंगे। अब आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम स्कोरिंग प्रपत्र कैसे भरा जाएगा इसको भी देख लेते हैं। कक्षा 2 और 3 का पठन शब्द कार्ड स्कोरिंग प्रपत्र बेस लाइन आपके सामने है, जिसमें सबसे पहले आपको क्रम संख्या दिया है, फिर बच्चे का नाम,
उसके बाद उसकी कक्षा लिखनी है, कक्षा 2 में है या कक्षा 3 में है बच्चा। एक लाइन से आपको 20 शब्द लिखे हुए दिखाई दे रहे होंगे। आप 20 शब्दों को ही बच्चों को हमें पढ़ाना है। फिर सही पढ़े गए शब्दों के अंकों को हमें क्या करना है, योग करना है। और लास्ट में बच्चों को जो अंक प्राप्त हुए हैं उन्हीं अंकों के अंकों को देखते हुए अंकों के आधार पर ही हम बच्चों का लेबल डिसाइड कर देंगे। जैसे कि बच्चे ने अगर घर, मान लीजिए कोई बच्चा है, उसने अपना पहला शब्द पढ़ा घर, ठीक पढ़ा उसने, आप घर के लिए बच्चे को 1 नंबर दे देंगे। उसने बस ठीक पढ़ा, आपने 1 नंबर दे दिया। उसने घास नहीं पढ़ा, आप 0 देंगे। इसी तरह से आप सारे अंक बच्चों को देते जाएंगे। लास्ट में आप जितने भी अंक प्राप्त हुए हैं बच्चे के, वहाँ पर लास्ट में आप यहाँ पर उसको जोड़ लेंगे। और अगर ये अंक 10 या 10 से कम आते हैं तो बच्चे का लेवल 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पर अंक 10 से ज़्यादा आते हैं, यानी 11 से 20 तक में कुछ भी आता है, तो बच्चे का लेवल 2 हो जाएगा। ये आपका बेसलाइन स्कोरिंग प्रपत्र किस तरह से भरना है ये हमने बताया। पहले आप एक बच्चे का किया आपने, फिर आप दूसरे बच्चे का नाम लिखिए, फिर उसके बाद जितने भी बच्चे हैं कक्षा में 2 और 3 में, सारे बच्चों का इसी तरह से बेसलाइन आपको बनाकर स्कोरिंग प्रपत्र में भरना है और लेवल डिसाइड करना है उनका कि वो किस लेवल पर हैं, लेवल 1 पर हैं या लेवल 2 पर हैं। ठीक कक्षा 2 और 3 के लिए जिस तरह से हमने शब्द कार्ड का प्रयोग करते हुए बेसलाइन प्रपत्र में स्कोरिंग कार्ड भरा था, ठीक उसी तरह से हम कक्षा 4 और 5 का भी स्कोरिंग प्रपत्र देख लेते हैं किस तरह भरना है। सबसे पहले क्रम संख्या दिया है, फिर बच्चे का नाम लिखेंगे, फिर उसका कक्षा लिखेंगे। बच्चे का नाम लिखा आपने, कक्षा 4 या 5 लिखा, फिर बच्चे से शब्द पढ़ाना शुरू करेंगे और बच्चा 1 से लेकर 30 शब्द दिए गए हैं, इन 30 शब्दों को पढ़ेगा। जितने शब्द बच्चा पढ़ेगा उसके लिए 1 नंबर, जितने नहीं पढ़ पाएगा उसके लिए 0 नंबर देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। लास्ट में हम 30 में से उसने कितने 1 नंबर प्राप्त किए हैं इनको जोड़ लेंगे। और अगर बच्चे को 15 मार्क्स यानी 15 अंक या उससे कम अंक प्राप्त होते हैं तो बच्चे का लेवल 1 हो जाएगा। और अगर बच्चे ने 15 अंक से ज़्यादा यानी 16 से लेकर 30 तक कुछ भी नंबर प्राप्त किया है तो उसका लेवल 2 हो जाएगा। तो ये हो गया कक्षा 4 और 5 का लेवल किस तरह से हम डिसाइड करेंगे। और उनके साथ में फिर उसी सहज जो आपके समृद्ध मॉड्यूल दिया गया है, उस मॉड्यूल के अकॉर्डिंग जो उसमें आपको पूरा वीकली प्लान दिया गया है, डेली प्लान दिया गया है और मंथली प्लान दिया गया है, सारे प्लान्स को ही आप एज इट इज़ इम्प्लीमेंट करेंगे। और डेली बच्चों का सतत मूल्यांकन भी आपको करते रहना है। यानी कि अगर किसी बच्चे ने दक्षता को प्राप्त कर लिया है तो आपको उसका लेवल फिर से आगे बढ़ाना है। तो ये आज हमने आपको समृद्ध मॉड्यूल में आपको जो आकलन किस तरह से करना है, बच्चों का बेसलाइन कैसे बनाना है, बेसलाइन के अकॉर्डिंग उनका स्कोरिंग प्रपत्र कैसे भरना है, इस पर चर्चा किया। अगर आपको कोई इसमें क्वेरी लगे, कुछ इसमें प्रॉब्लम समझ में आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।